हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का पहला फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ रहे हैं। तो बेटा, हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग के अंदर हम लोग लैंड को देखे कि लैंड क्या है, फिक्स्ड है, उसको अल्पकालीन में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। यानी जो फर्टाइल लैंड है उसको शॉर्ट टर्म में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, खेती के लिए तुरंत उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसको कन्वर्ट करने में समय लगता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक देखे थे, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो यहाँ हम लोग ये देखे थे कि दो तरीक़ों से एक ही लैंड पर अधिक से अधिक ग्रेन को हम उपजा सकते हैं। यानी अधिक से अधिक जो हम लोगों को अनाज की रिक्वायरमेंट होती है वो कई वैरायटी में हम उसको ग्रो कर सकते हैं, जैसे वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो। तो ये सब एक ही लैंड पर मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू हम अधिक से अधिक लैंड को यूज में रखते हैं, आइडल नहीं रखते हैं। उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग आने से ग्रेन की प्रोडक्टिविटी ही बहुत बदल गई। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम जब मॉडर्न फार्मिंग की तरफ बढ़े तो वहाँ देखिए क्या डिफरेंट था। हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी अधिक अनाज की, वो इससे एक चमत्कारिक प्रभाव के कारण, मॉडर्न फार्मिंग अस्तित्व में आने के कारण हम लोगों को अधिक से अधिक अनाज की फुलफिल होने लगी। तो यहाँ सेकंड टॉपिक में ये था। और थर्ड टॉपिक जो आपका आज चलेगा वो है, विल द लैंड सस्टेन। क्या लैंड जो है वो सस्टेन है, सुरक्षित है, उपयुक्त है जितना हो रहा है या होगा। विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि जो है खेती की योग्य भविष्य में वैसे ही बनी रहेगी। वही आगे इस टॉपिक में आज डिस्कशन होगा। तो विल द लैंड सस्टेन, क्या ज़मीन जिस स्तर से खेती हो रही है ऐसी बनी रहेगी। क्या ऐसा तो नहीं कि इसकी अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए। वही यहाँ इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे हम। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। लैंड जो है ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये प्राकृतिक रिसोर्सेज है, संसाधन है, इसलिए इसके यूज को बहुत ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। Scientific report indicate that the modern farming method have overused the natural resource base। तो वैज्ञानिक रिपोर्ट क्या कहती है, साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है कि जिस स्तर से मॉडर्न फार्मिंग तरीके का हम लोग यूज कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इससे नेचुरल रिसोर्स का बेस ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि साइंटिफिक रिपोर्ट कहता है भाई कि मॉडर्न फार्मिंग क्या है कि नेचुरल रिसोर्स बेस को ओवर यूटिलाइजेशन के बलबूते खेती की जाए। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवुलेशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो कई एरियाज में से हरियाणा, पंजाब में अगर हम देखें जहाँ पर ग्रीन रेवुलेशन अस्तित्व में आया, वहीं से ही ग्रीन रेवुलेशन यानी मॉडर्न फार्मिंग का बिगिनिंग होना शुरू हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ, वही साइंटिफिक रिपोर्ट जो बताया मैं अभी कि वहाँ नेचुरल रिसोर्स बेस का ओवर यूटिलाइजेशन हुआ। जैसे ज़मीन है, लैंड है, कोई फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ के जो प्रॉस्परस फार्मर थे उस लैंड की अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक से अधिक जो मात्रा में यूज करना शुरू कर दिया। बिसाइड्स ऑफ इट, इसके अलावा ये भी हुआ कि वो लोग प्रॉस्परस जो फार्मर थे वो ग्रीन रेवुलेशन के तहत हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का भरपूर प्रयोग किया, जो कि अधिक से अधिक इरिगेशन फैसिलिटीज़ को रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को स्टेबलाइज करते हुए जो ग्राउंड वाटर है
उसका इतना ओवर यूटिलाइजेशन किए कि उसका जो वाटर लेवल जो था वो डिप्लेशन होने लगा, यानी धीरे धीरे ज़मीन के नीचे के जो पानी का स्तर है वो नीचे जाने लगा। तो ये वहाँ के प्रॉस्परस जो फार्मर थे पंजाब हरियाणा के या उत्तर प्रदेश के पश्चिम वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में देखें जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन अस्तित्व में आया, तो वहाँ के लोग इतना ओवर यूटिलाइजेशन किए लैंड की, वाटर की, और अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हुए अधिक से अधिक ग्रेन प्रोडक्टिविटी प्राप्त की, जिससे क्या हुआ, वहाँ की जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज होने लगी। Also, continuous use of groundwater for tubewell irrigation has led to depletion of the water level. तो ग्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करते थे, जो कि अधिक से अधिक इरिगेशन यानी वाटर नीड की आवश्यकता होती है, उसकी अधिक से अधिक ओवर यूटिलाइजेशन करने से वाटर लेवल भी डाउनवर्ड की तरफ जाने लगा। Environmental resource like soil fertility and groundwater are built up over years. तो जो ये सब इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे सॉयल हो गया, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है सॉयल की अपर लेवल की, या ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के अंदर हम लोगों के पीने योग्य होता है, वो शॉर्ट रन में नहीं बनता है, यानी 10-20 साल में नहीं बना है, बल्कि कई हज़ारों अरबों खरबों साल से वो स्टोर होता हुआ बना हुआ है। उसकी अगर हम एक बार इन्वायरमेंटल रिसोर्स का हम यूज कर लेंगे तो वह तुरंत नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुत लंबे समय के ही बाद फिर से बनेगा, इसलिए इसका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया तो बहुत दुष्कर है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है कि एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद तुरंत हम उसको रिस्टोर कर लें, वो बहुत लॉन्ग टर्म में ही रिस्टोर होगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हम लोगों को फ्यूचर के परपेज को ध्यान में रखते हुए ही इन्वायरमेंटल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। यहाँ एक्टिविटी बेटा जो दिया है, आप लोग खुद ही इसको पूरा करिए, उसको समझिए कि कैसी एक्टिविटी करना है। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, राइट ए लेटर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर ओन वर्ड टेलिंग हिम हाउ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी हार्मफुल। तो कैसा यूज हो रहा है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का मॉडर्न फार्मिंग में, ये अपने जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको अपने शब्दों में बताइए, और बताइए कि ऐसा होने से लैंड की जो फर्टिलिटी है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा समय आ सकता है, क्राइसिस आ सकती है जो भविष्य में फार्मिंग के लिए हार्मफुल हो। तो इसको रोकथाम के लिए उनको सुझाव दीजिए और उनको अवेयर कराइए। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल विच डिसॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, बट दीज मे नॉट बी retained in the soil for long। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम लोगों को प्रोवाइड करता है मिनरल्स को, तो वो तो जल ज़मीन के अंदर जब जाता है पानी में मिल जाता है और तुरंत वो पौधों को अपना मिनरल्स प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या होता है, बट दीज में नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। तो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़मीन में नहीं रहते, बल्कि वो तुरंत पौधों को दे देते हैं अपना मिनरल्स। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट्स ग्राउंड वाटर, या जो इससे बच जाते हैं ज़मीन के नीचे और केमिकल फर्टिलाइजर चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वही जो है ग्राउंड वाटर जो नीचे की ज़मीन के नीचे में ज़मीन के नीचे जो पीने योग्य पानी होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, या तो रिवर या झील में। वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो रासायनिक कीट हम लोग छिड़काव करते हैं, या जो उर्वरक रासायनिक हम लोग खेतों में भी छिड़काव करते हैं, छींटते हैं, तो उसका जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है ग्राउंड वाटर लेवल पर या ग्राउंड के
फर्टिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, तो इससे भविष्य में हम लोग संकट की सामना करने के लिए एक प्रॉब्लम देखते हैं कि भविष्य में ये संकट क्रिएट कर सकता है और कर भी रहा है। वाटर लेवल में अगर केमिकल फर्टिलाइज़र जाता है और हम लोग पीते हैं तो हम लोगों के हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसा लैंड की फर्टिलिटी पर भी हम लोग देख रहे हैं कि उसकी उर्वरकता जो नेचुरल मैनर पर डिपेंड था, काऊ डंग पर डिपेंड था, खेती पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में होती थी उसके तुलना में मॉडर्न फार्मिंग अगर हम खेती देख रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के बलबूते जो अनाज उत्पन्न करते हैं हम लोग मॉडर्न एरिया में मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू, तो उस अनाज को जो हम लोग खाते हैं, उसके आटा को पिसवा कर जब खाते हैं तो उसके शरीर, तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का अंश अनाज में रहता है वो अगर शरीर में जाती है तो कितना नुकसान करता है, ये सब हम लोग देखते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो छोटे मोटे बहुत कीड़े होते हैं पौधों को, उनको और बहुत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो सबको क्या करता है, मिट्टी में ख़त्म कर देता है। दिस मीन्स समटाइम्स आफ्टर दियर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन ईवर बिफोर। तो देखिए जैसे कि अरहर के पौधे की जड़ में बैक्टीरिया पाए जाते हैं नाइट्रोजन के, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब खेती के लिए हेल्पफुल होते हैं। उनके थ्रू जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उनकी उर्वरकता है बढ़ती है। लेकिन जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का हम ये लोग यूज कर देते हैं, उससे जो मिट्टी के पोषक तत्व की जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर केचुआ पाया जाता है, तो ये सब क्या होते हैं, किसान के मित्र हैं। ये ज़मीन को उर्वरक बनाते हैं, उसको मिट्टी को भुरभुरा करके। लेकिन रीज़न ये है कि अगर केमिकल फर्टिलाइज़र्स का अधिक से अधिक यूज करते हैं तो इससे ये सब जो बैक्टीरिया हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जो ये ज़मीन के अंदर केचुए पाए जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब किल हो जाते हैं, यानी इनकी डेथ हो जाती है। तो इससे जो नेचुरल वे से फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए, उसको मिनरल्स मिलना चाहिए लैंड का, वो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, उसकी अस्तित्व ख़त्म हो जाती है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन ईवर बिफोर डाउन टू अर्थ, न्यू दिल्ली। तो इसका मतलब ये है, अगर इसको यूज करते हैं तो इसके बाद जो लैंड की फर्टाइल होती है, उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये रिपोर्ट दिल्ली के द्वारा बताया गया है। द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इन हाईएस्ट इन द कंट्री। तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज हो रहा है प्रॉस्परस फार्मर पंजाब में कर रहे हैं, वो बहुत भारी मात्रा में वहाँ हो रहा है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग वहीं से ही शुरू हुई थी। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैड लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो कंटिन्यूस जो यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या कर रहा है, वो सॉइल के हेल्थ को डिग्रेडेशन कर रहा है, यानी उसकी हरास कर रहा है। धीरे धीरे सॉइल की जो हेल्थ है, यानी उसकी फर्टिलिटी है, फर्टाइल लैंड होता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। तो अपने प्रोडक्शन लेवल को बनाए रखने के लिए, बराबर उतना ही अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए, वो अधिक से अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज अपने इनपुट के रूप में कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है प्रोडक्शन लेवल को वो अचीव कर सकें। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक से अधिक यूज कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग के अंतर्गत जो भी टूल्स आ रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को मॉडर्न फार्मिंग में यूज किया था अगर वो सब यूज कर रहे हैं, तो इनसे ग्रेन के जो प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी लागत उसमें होती है। भले ही उत्पादकता बढ़े, लेकिन अधिक से अधिक अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न फार्मिंग की चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट और टूल्स का यूज करेंगे, उनके तरीक़ों को यूज करेंगे, तो उसकी कॉस्ट ग्रेन की बढ़ जाती है। तो बेटा हम लोग यहाँ तक देखें, जो हाईलाइटेड था ये आपका पैराग्राफ, इसको पढ़े। अब फोर्थ आपका
ये टॉपिक है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो हम लोग देखेंगे कि लैंड कैसे पालमपुर में विभिन्न किसानों के बीच बटा हुआ है, कितने कैटेगरी के किसान होते हैं, इसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर में किसानों के बीच लैंड की कैसे वितरण हुआ करती है या कैसे है, देखते हैं। यू मस्ट हैव रिलीज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने ज़रूर यह महसूस किया होगा, रिलीज किए होंगे कि लैंड की इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट रोल है किसानी में या खेती में। लैंड की क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उसकी क्या अस्तित्व है, ये आपने ज़रूर महसूस किया होगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल engaged in the agriculture have sufficient land for cultivation। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने भारत में, अपने कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पर्याप्त भूमि उनके पास नहीं है, फिर भी वो लैंड पर बिजी हैं, उसी पर आश्रित हैं। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अगर 450 फैमिलीज़ में 1/3 करें यानी 150 फैमिलीज़ क्या हैं, लैंडलेस हैं। मोस्ट ऑफ देम दलित। वो जितना है अधिकतर 150 फैमिली जो लैंडलेस हैं वो अधिकतर क्या हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दलित वर्ग के हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। उनके पास कोई भी लैंड कल्टीवेशन के लिए नहीं है, वो दूसरे किसानों के लैंड पर ही डिपेंडेड हैं। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड। इसके अलावा बचे हुए किसान को देखें, 300 जो किसान हैं जो बचे हैं 150 निकालने पर, तो 300 किसान जो रिमेनिंग है उनके पास लैंड है। अच्छा, उनके लैंड की साइज़ भी अलग अलग डिफरेंट है। 250 फैमिलीज़ के पास जो कल्टीवेटेड लैंड है वो स्मॉल प्लाट्स का लैंड है, और वो जो स्मॉल प्लाट्स का लैंड है वो 2 हेक्टेयर साइज़ का है। यानी कह लें कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं उनकी लैंड की एरिया जो होता है, साइज होता है, वो 2 हेक्टेयर से कम होता है। मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर में क्या डिफरेंट है। मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनकी लैंड साइज वह 1 हेक्टेयर एरिया से कम हो, और स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनकी लैंड साइज 1 हेक्टेयर से अधिक हो लेकिन 2 हेक्टेयर से कम हो। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम ऑफ द फार्मर फैमिलीज। अगर ऐसे ही प्लॉट्स को अगर देखें कि जो लैंडलेस फार्मर को मिला है, यानी लैंडलेस फार्मर तो लैंड है ही नहीं उनके पास, लेकिन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर होते हैं जो एकदम मिनिमम एरिया के कल्टीवेशन के लिए लैंड प्राप्त किए हैं, तो इससे क्या होता है, इससे अपने इकोनॉमी में ये दर्शाता है कि मोस्टली अगर 60 या 70% फार्मर स्मॉल या मार्जिनल फार्मर से बिलोंग करते हैं या स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, अगर उनके पास लैंड साइज़ 1 हेक्टेयर से कम हो या 2 हेक्टेयर से कम हो, तो अपने देश में इनकम की अर्निंग कितना हो रही है, वो पर्याप्त अर्निंग नहीं दिखाती। यही कह रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। तो ऐसे छोटे भूमि के एरिया को भूमि प्राप्त करके अगर खेती कर रहे हैं तो उनको पर्याप्त आय की प्राप्ति नहीं होती। इन 1960, अगर 1960 की बात करें तो गोविंद एक है, यहाँ की स्टोरी बताया गया है। गोविंद वाज ए फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर्स ऑफ लार्जली इन अनइरिगेटेड लैंड। तो गोविंद 1960 में एक गोविंद नाम का एक फार्मर है जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स का एक लार्जली हेक्टेयर लैंड है, लेकिन वो भी अनइरिगेटेड लैंड है, यानी उस पर खेती नहीं हो रही है, बंजर भूमि वास्ट लैंड पड़ा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड। तो गोविंद ने उस वास्ट लैंड को जो विदाउट अनइरिगेटेड था उसको 3 बच्चों, अपने बच्चों के साथ वो क्या किया, उसको कल्टीवेट किया, धीरे धीरे उसको उपजाऊ बनाना शुरू किया।
दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, यद्यपि वो लोग बहुत आराम से जीवन व्यतीत नहीं कर किए। द फैमिली मैनेज टू फीड इट्स सेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बुफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। तो वो लोग भले ही 2.25 हेक्टेयर्स लार्जली अनइरिगेटेड लैंड था, तो उसको धीरे धीरे फार्म वो कल्टिवेटेड किए, धीरे धीरे वो उसको फर्टाइल बनाना शुरू किए अपने तीनों बच्चों के साथ लेकर के। लेकिन तो ऐसा करते हुए आप ये समझिए कि वो बहुत आराम से नहीं रहे, बहुत कष्ट झेले। द फैमिली मैनेज टू फीड इट्स सेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बुफेलो दैट द फैमिली पोजेस्ड। तो उनके घर एक बुफेलो थी, उसी से उनका जीवन यापन किसी ढंग से वो मिल्क को सेल करके या उसको यूज करके ही कर रहे थे। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद गोविंद की डेथ हो जाती है। दिस लैंड वाज डिवाइडेड एमंग हिज थ्री सन्स। तो वो लैंड जो कल्टीवेटेड बनाया गया था उनके तीनों पुत्रों के साथ और गोविंद के साथ मिलजुल के, तो वो 3 भाग में डिवाइड हो गई। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टेयर इन साइज। तो 2.25 का अगर 3 पार्ट करते हैं तो 0.75 हेक्टेयर्स लैंड प्रत्येक भाइयों को मिला। अच्छा, ये तब मिला जब गोविंद की डेथ हो गई। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, लेकिन जब मॉडर्न फार्मिंग के तहत इरिगेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई, गोविंद्स सन आर नॉट एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम दियर लैंड, दे हैव टू टूक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर्स। गोविंद के पुत्रों ने केवल उसी लैंड पर जीवन यापन करने के लिए ही सक्षम नहीं बने, बल्कि वो इसके अतिरिक्त अन्य काम साल भर देखते रहते थे। यानी लैंड के अपने जो लैंड शेयर था 0.75 हेक्टेयर प्रत्येक भाइयों का, उस पर वर्क करने के साथ साथ एडिशनल वर्क वो साल भर देखा करते थे। उससे जीवन यापन नहीं हो सकता था, क्योंकि इतना छोटा एरिया का लैंड जब तीनों भाइयों को मिला उनके शेयर के हिसाब से, तो उस पर पूरे साल की खेती करके वो जीवन यापन करने के वो एबल नहीं बन सके। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी काम साल भर ढूंढना पड़ता था जिससे जीवन यापन अच्छी तरह से हो सके। नहीं तो उतने छोटे एरिया पर लैंड पर खेती करके साल भर का अनाज नहीं वो उपजा सकते थे, इसलिए उन्हें और भी काम करके अर्निंग करना पड़ा। आपका 4th टॉपिक है जो चल रहा है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या बढ़ें उसकी ओर। अच्छा, यहाँ हम लोग ये देखेंगे फिगर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इंडिया एंड एमंग the distribution of farmers in India and the amount of land they cultivated in given in the following graph 1.1 discuss in the classroom। ये बेटा क्लासरूम में डिस्कस होगा, फिर भी मैं बता दूं जो कल्टीवेटेड एरिया है अपने क्या है पूरी इंडिया की इकोनॉमी की, अपने इंडिया की बात किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन इंडिया एंड अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टीवेटेड इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ 1.1 डिस्कस इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कैसे जो है कई फार्मर्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बेटा जो 55.4% ये कल्टीवेटेड एरिया है वो 15% फार्मर जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं उससे बिलोंग करते हैं। यानी मीडियम और जो लार्ज फार्मर हैं उनके पास अधिक भूमि है, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो हैं वो 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, तो उनका कल्टीवेटेड एरिया दर्शाया गया है। इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से मेक अंडरस्टैंडिंग करेंगे आपको। ये 5th है आपका, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर को कौन प्रोवाइड करता है। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो लैंड के बाद अभी तक हम लोग लैंड पर ही पूरा डिस्कशन एक्सप्लेनिंग किए हैं, इसके बाद लेबर का अब शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ एनी गुड्स एंड कमोडिटीज़ एंड सर्विस।
तो किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए हमें 4 साधनों की आवश्यकता होती है, ये तो मैं पहले ही बता दिया था। तो ये आपका 5th टॉपिक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर को कौन प्रोवाइड करेगा? तो लैंड के बाद लेबर को हम देखते हैं कि ये बहुत नेसेसरी फैक्टर्स है प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। किसानी क्या करती है? खेती को एक बहुत हार्ड वर्क की रिक्वायर्स होती है, जिसके सौदेबाजी से ही हम लोग खेती कर पाते हैं। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विथ दियर फैमिलीज कल्टिवेट दियर ओन फील्ड। जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो अपने फैमिली के साथ अपने ही कल्टिवेटेड लैंड पर लगे रहते हैं, बने रहते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो वे खुद ही अपने खेती वाले भूमि पर अपने परिवार के साथ लेबर को प्रोवाइड करते हैं, उनको हायर नहीं करना पड़ता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन दियर फील्ड। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो लेबर को हायर करते हैं। बड़े बड़े फार्म होते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर के पास, खेती के बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो इस बड़े बड़े फार्म पर वो फार्म लेबर को इम्पोज करते हैं, वो हायर पर ले करके, किराए पर उनको मजदूरी पर ले करके वो खेती करवाते हैं। तो ये सब डिफरेंट वे दिखाता है खेती करने का, कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वो अपना खुद ही भूमि को जोत रहे हैं, बो रहे हैं, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वो लेबर वर्क नहीं करते हैं, बल्कि अपने बड़े जो फार्म होता है उस पर फार्म लेबर को इम्पोज करते हैं और अधिक से अधिक खेती करवाते हैं हार्ड वर्क कराकर। ये ही दिखाया गया है। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो फार्म लेबरर के आने से फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो फार्म लेबरर होते हैं या तो वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं या वो स्मॉल प्लॉट लैंड्स पर भी खेती करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर डोंट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। सॉरी बेटा, 1 मिनट। फार्म लेबरर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो जो फार्म लेबरर होते हैं या तो वो क्या होते हैं, लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या तो जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो अपने लैंड पर ही कल्टिवेशन करते रहते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डोंट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। तो कह रहा है कि खेती के अलावा जो किसान होते हैं, या कह लें अनलाइक फार्मर्स, जो खेती पर डिपेंड नहीं है, भले ही खेत है उनका, तो क्या करते हैं, वो पूरा समय अपना अन्य गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, यानी वो क्रॉप्स ग्रोन नहीं करते हैं अपने लैंड पर। इंस्टीड दे आर पेड वेजेज बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। तो वो जो वेज प्राप्त करते हैं तो वो लैंड पर भले ही खेती न कर रहे हों, लेकिन वो फार्म लेबरर के यहाँ ही वर्क करते हैं और उनके द्वारा दी गई मजदूरी से ही जीवन यापन होता है। वेजेज कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप्स, समटाइम्स लेबर गेट मील्स आल्सो। तो कभी कभी वेज को जो है कैश में भी दिया जाता है, लेकिन इसके और भी प्रकार हैं, जैसे कि उन्हें अनाज देना, क्रॉप्स देना और उन्हें भोजन पर ही काम करवाना। इस प्रकार के भी वेजेस को दिए जाते हैं। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अगर मजदूरी के देखें तो स्थान के हिसाब से मजदूरी भी बदल जाती है, यानी एक स्थान पर अगर मजदूरी को देखें तो वो डिफ़र है, दूसरे स्थान पर देखें तो डिफ़र है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फसल पर जैसे गेहूं की फसल हुआ, रबी की खेती हो रही, खरीफ की धान की बाजरे की खेती हो रही है, तो ये सब समय में भी सीजनल खेती में भी मजदूरी बदल जाती है।
फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, एक फार्म पर जो वेज मिलना चाहिए जहाँ पर वो एक्टिविटी हो रही है बोने की और काटने की, कटाई की, तो वो सब पर भी हम वेज का डिफरेंट देखते हैं. देयर इज आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेरिएशन जो है पूरे रोजगार के दौरान देखने मिलता है. यानी देयर इज आल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को देखें तो इसका एक वाइड वेरिएशन ड्यूरेशन को हमें देखने मिलता है. रोजगार कभी परमानेंट या हमें टेम्परेरी के रूप में देखने को मिलता है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिला है या टेम्परेरी मिला है. ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, तो फार्म जो लेबरर होते हैं वो अक्सर डेली बेसिस पर ही एम्प्लॉयड किए जाते हैं. और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, तो उनको या तो पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के कटाई के रूप में ही लगाया जाता है, जब कटाई ज़रूरत पड़ती है तब उनको खोज कर लगाते हैं, लेबर को इम्पोज करते हैं, या पूरे साल भर परमानेंट उनको रखते हैं. अगर पार्टिकुलर कटाई के समय ही उनको रिक्वायरमेंट होती है मीडियम और लार्ज फार्मर को, तो वो पार्सली एम्प्लॉयड हैं, यानी आंशिक रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त किए हैं. अगर पूरे साल इम्पोज किए जाते हैं फार्म लेबरर के रूप में तो वो परमानेंट जॉब पे हैं. डाला इज लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, तो डाला एक ऐसा जो है फार्म लेबरर है जो डाला एक ऐसा लैंडलेस फार्मर है जो डेली वेजेस पर फार्म के जो मालिक हैं, यानी जो मीडियम लार्ज फार्मर हैं, उनके फार्म पर वो डेली वेज पर काम करती है पालमपुर पर. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली, डाला यहाँ भाई मेन है, वोमेन नहीं है. दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नियमित अपने काम को तलाश में रहती है. द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ 300 रुपीज़ पर डे इन मार्च 2017. तो यहाँ आंकड़ा जो मार्च 2070 का है कि वेज रेट जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया गया है वो 300 रुपीज़ पर डे है, पर लेबर के रूप में है. लेकिन बट डाला गेट्स ओनली 160 रुपीज़, लेकिन डाला को सिर्फ 160 रुपया ही प्रदान किया जाता है, यानी 140 रुपये का वो उसका शोषण होता है. देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, इसका रीज़न क्या है? वहाँ पर जो हैवी कंपटीशन है वर्क प्राप्त करने का पालमपुर में, इसी के कारण उनका जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी उनका शोषण हो रहा है. इसी वजह से वहाँ पर 160 रुपीज़ वेज ही प्रदान की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये दर्शाता है कि लेबर की मांग कम लेकिन लेबर की पूर्ति अधिक. जब लेबर की पूर्ति मांग से अधिक हो जाती है तो ऑटोमेटिक वेज रेट घट जाता है. सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेज, देखो यहाँ वही बात आ गई ना, जब पूर्ति अधिक होगी किसी चीज़ की, चाहे वो उत्पादन के साधन हो चाहे वस्तु सेवा हो, तो उत्पादन के साधन जैसे लेबर हैं, अगर उनकी मांग के अपेक्षा अगर पूर्ति अधिक हो रही है, यानी अधिक से अधिक बेरोजगारी है और सभी लोग काम के तलाश में हैं कहीं मिल जाए, और अगर वो फार्म लेबर के पास अधिक मात्रा में जाते हैं तो वो तो भाई अपने हिसाब से जितना वो रिक्वायरमेंट होगा उतना ही फार्म लेबरर के रूप में रखेगा. तो क्या करता है वो उनके बीच कंपटीशन करा देता है, तो कंपटीशन होने से उनके वेज रेट को घटा दी जाती है. तो अधिक लेबर की पूर्ति और मांग की कम होने से वेज रेट घट जाती है. डाला इज़ कंप्लेन अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, तो डाला जो था वह अपने इस सिचुएशन को रामकली से बता सकता है. हु इज़ अनदर फार्म लेबरर, कौन और जो फार्म लेबरर है, जो कि एक अदर फार्म लेबरर थी. बोथ डाला एंड रामकली आर एमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज,
देखो भाई यहाँ डाला जो है वो क्या है, अभी मैं फिगर दिखा रहा हूँ बेटा। डाला जो है वो आपका जेंस है, यानी वो मेन है, वो मेन है, और ये वोमेन है। तो मायन जो है ये डाला है, और ये जो रामकली है ये वोमेन है। तो यहाँ आपको ये दिखाया गया था, इसलिए मैं इसको दर्शा दिया आपको। तो कहाँ मैं पढ़ा रहा था, 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा यहाँ। तो ये आपका हो गया, बोट डाला एंड रामकली आर एमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। दोनों लोग बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, यानी बहुत गरीब फैमिली वाले हैं, और वो पालमपुर विलेज में जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनका इस ढंग से शोषण हो रहा है। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है, लेट्स डिस्कस, मैं आपको करीब करीब लिखवा दिया हूँ। बाकी जो खुद ही आपको एग्जामिन करना है या खुद ही इसको अपने विचार में लिखना है, जैसे गोसाईपुर मंजुली आर 2 विलेज इन नॉर्थ बिहार आउट ऑफ टोटल 850 हाउस होल्ड इन द 2 विलेजेस। ये सब जो क्वेश्चन है आप खुद ही इसको अपने माइंड में राइज की परिकल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए और उसका आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन पर है, डिपेंड है। कैन यू डिस्क्राइब बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन। तो सिक्स वाला टॉपिक आपका रह गया, द कैपिटल नीडेड इन इन्फॉर्मिंग। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए। कोई भी आपको परेशानी हो समझने में, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9026327402 पर आप कोई भी क्वेश्चन को राइज कर सकते हैं। उसका सलूशन आपको एक इफ़ेक्टिव ढंग से मैं देने का प्रयास करूँगा। और आप डेली मेरा वीडियो देखते रहिए, और अधिक से अधिक आप अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ प्राप्त करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।